हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आगाज़ इंस्टीट्यूट में। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो प्रारंभिक परीक्षा है, उस प्रारंभिक परीक्षा की सिलेबस के अंतर्गत जो यूनिट 7 है हमारी, यूनिट 7 विज्ञान, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य, आज की क्लास से हम इस यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं। 2025 प्रीलिम्स के लिए इस यूनिट को हम तैयार करेंगे। 2024 की जो प्रीलिम्स हुई थी, उस प्रीलिम्स में भी यह यूनिट शामिल थी और हमें एक आइडिया हो चुका है कि आखिर में इस यूनिट से किस प्रकार के प्रश्न एग्जामिनर जो है वो पूछ रहा है, क्योंकि पिछले साल ही सिलेबस बदला था 2024 के लिए और उसमें हमें पता नहीं था कि इस यूनिट से किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि सिलेबस नया था। नए सिलेबस के साथ एक परीक्षा हो चुकी है, तो जिससे एक आइडिया आ चुका है कि आखिर में किस प्रकार के प्रश्न इस यूनिट से एग्जामिनर पूछ रहा है। हर टॉपिक की जानकारी हो गई कि किस टॉपिक को कितनी गहराई से पढ़ना है और किस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट है। ये सारा ही आइडिया हमें 2024 की प्रीलिम्स से हो चुका है। तो 2025 के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। विज्ञान, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य इस यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम टॉपिक पर बात कर लेते हैं कि आखिर में सिलेबस में क्या क्या टॉपिक मेंशन है। तो सिलेबस की बात करें तो जो पहला जो टॉपिक है वह है विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का प्रारंभिक ज्ञान। विज्ञान की जो प्रमुख शाखाएं होती हैं, उन प्रमुख शाखाओं का प्रारंभिक ज्ञान हमें लेना है। तो देखो, 2024 के पेपर को यदि हम देखें तो कोई ऐसा विशेष प्रश्न इस टॉपिक से नहीं था। मतलब एग्जामिनर ने जैसा कहा है कि भाई प्रारंभिक ज्ञान आप रखो, तो बिल्कुल प्रारंभिक ज्ञान की प्रकार के ही प्रश्न थे। मतलब ज़्यादा डीपली जाकर सिद्धांतों को और नियमों को यहाँ पर रटने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सामान्य स्तर के ही प्रश्न यहाँ से परीक्षक पूछ रहा है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान उनकी उपलब्धियां। भारत के जितने भी वैज्ञानिक संस्थान हैं, जैसे इसरो हो गया, है ना, उसके अलावा जो भी भारत के परमाणु केंद्र हो गए, तो इन भारत के वैज्ञानिक संस्थानों के विषय में पढ़ना है। ये कहाँ पर हैं, कब स्थापित हुए, कब इनका नाम परिवर्तित किया गया और इन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की, उन उपलब्धियों के बारे में भी हमें देखना है। साथ ही साथ उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ से हर वर्ष प्रश्न पूछता ही है। उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जो है, उस प्रौद्योगिकी को पढ़ेंगे। आखिर में किस प्रकार से उपग्रह अंतरिक्ष में लॉन्च किए जाते हैं, उपग्रह और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी होती क्या है। साथ ही साथ अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत की जो उपलब्धियां हैं, भारत ने जो सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, मंगलयान हो गया, चंद्रयान हो गया, है ना, तो इस प्रकार के जो भारत की उपलब्धियां हैं अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में, उन्हें हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मानव शरीर संरचना को देखना है। मानव शरीर संरचना जिसके अंतर्गत मस्तिष्क पूरा आता है, जिसके अंतर्गत पूरा हमारा जो पाचन तंत्र है वो पढ़ना है, श्वसन तंत्र हमें पढ़ना है ना। साथ ही साथ मानव शरीर में जितने भी तंत्र हैं, हमारी हड्डियां हो गई, है ना, उसके अलावा जो पूरा हमारा सिस्टम है, मानव शरीर का पूरा सिस्टम है, जितने भी सिस्टम है, चाहे वो डाइजेस्टिव हो, है ना, जितने भी सिस्टम हो, उन सारे सिस्टमों को हमें यहाँ पर देखना है और मानव शरीर की पूरी संरचना को हमें यहाँ पर समझना है। बड़े बेसिक से ही प्रश्न होते हैं, ज़्यादा कुछ इस प्रकार के आपको प्रश्न यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे कि जिनके लिए आपको कोई विशेष ज्ञान की आवश्यकता हो। पोषण, आहार, पोषक तत्व एवं कुपोषण, ये महत्वपूर्ण यूनिट है और टॉपिक है। यहाँ से भी एग्जामिनर जो है वो प्रश्न करता है। प्रश्न बड़े सिंपल से होते हैं, ठीक है। अनुवांशिक रोग, सिकल सेल एनीमिया, है ना, जिसके कारण, प्रभाव, निदान एवं कार्यक्रम, ये सारी चीजें यहाँ पर देखना है। बड़ा अच्छा टॉपिक है, इसको भी हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है स्वास्थ्य नीति एवं कार्यक्रम। भारत सरकार ने जो स्वास्थ्य नीतियां लॉन्च की हैं, उन स्वास्थ्य नीतियों को देखना है, उन कार्यक्रमों को देखना है कि भाई टीबी के रोकथाम के लिए क्या कार्यक्रम है, पोलियो के निदान के लिए, हालांकि भारत पोलियो मुक्त है, लेकिन भारत में जो पोलियो भविष्य में भी न आए उसके लिए जितने भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, चाहे वह पल्स पोलियो अभियान हो, है ना, तो इस प्रकार के सारे कार्यक्रमों को हमें देखना है। जो संक्रामक रोग हैं, है ना, उन्हें देखना है कि भाई कौन कौन से प्रमुख संक्रामक रोग हैं, उनकी रोकथाम के लिए सरकार क्या कर रही है, या हम भी किन किन उपायों को अपनाकर संक्रामक रोगों की रोकथाम कर सकते हैं, वो देखना है। तथा स्वास्थ्य सूचक को हमें पढ़ना है। नेक्स्ट है सतत विकास की अवधारणा एवं SDG, है ना, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्रश्न आया हुआ है ना, तो इस टॉपिक को भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है पर्यावरणीय कारक, पारिस्थितिकी तंत्र एवं जैव विविधता, ठीक है। और नेक्स्ट है प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं और प्रबंधन।
मतलब अगर हम इस पूरी यूनिट का सार निकालें तो सार यही है कि इस यूनिट में जितने भी टॉपिक दिए गए हैं उन टॉपिकों में वही सारे टॉपिक हैं जो एक सामान्य व्यक्ति को जिन टॉपिक के विषय में जानकारी होना चाहिए, है ना। आखिर में भारत में प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है, स्वास्थ्य सेवाएं भारत की कैसी हैं, है ना, एसडीजी क्या है, कुपोषण, आहार, इनके विषय में आपको पता होना चाहिए। हमारा जो मानव शरीर तंत्र है वो आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ जो विज्ञान की विभिन्न शाखाएं उनके प्रारंभिक ज्ञान आपके पास होना चाहिए। जो उपग्रह और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उसके विषय में आपको ज्ञान होना चाहिए। मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो इसके अंतर्गत एग्जामिनर ने समग्र जो विज्ञान का, खासकर जो प्राकृतिक विज्ञान का क्षेत्र है उसे कवर करने की कोशिश की है। और एग्जामिनर भी आपसे यहाँ पर यही अपेक्षा कर रहा है कि आप सामान्य व्यक्ति को इन क्षेत्रों से जो जो ज्ञान होता है वो ज्ञान आपको होना चाहिए। जैसे चंद्रयान है तो वो कब लॉन्च हुआ, भारत ने जो अपना मंगलयान मिशन लॉन्च किया था तो वो किस वर्ष किया था, कब वो मंगल पर पहुंचा, मंगल के ऑर्बिट में पहुंचा, है ना। तो इस प्रकार के सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो एक सामान्य व्यक्ति से अपेक्षित होते हैं। एक सामान्य पढ़ने वाले नागरिक से, व्यक्ति से जो प्रश्न अपेक्षित किए जाते हैं वैसे ही प्रश्न यहाँ पर है। कोई आपको यहाँ पर वो नीट वाली साइंस नहीं पढ़ना है या आपको कोई यहाँ पर विशेष पीएचडी नहीं करना है। बड़े सिंपल से ही टॉपिक होते हैं और सिंपल से ही प्रश्न यहाँ से आते हैं। तो आपका भी काम यही होना चाहिए कि आप सिलेबस को देखें, पुराने पेपर को देखें, फिर एनालिसिस करें और ये तय करें कि हमें पढ़ना क्या है ना। क्योंकि विज्ञान में तो पढ़ने को बहुत कुछ है। सूर्य की किरणों के नीचे जितना भी संसार है सब सिलेबस है ना, सब कुछ सिलेबस है। आप पहले मिला लो, है ना, पूरा सिलेबस रख लो एमपीपीएससी का, देखो आपको लगेगा फिर सब कुछ तो पूछ लिया, है ना। सूर्य की किरणों के नीचे जो कुछ भी है सब तो आ गया, क्या सब पढ़ना पड़ेगा? नहीं, क्या पढ़ना पड़ेगा वो पता चलेगा पुराने पेपर से, है ना, जो पीएससी का पैटर्न रहा। तो उसी के अकॉर्डिंग आज की इस क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं पहले टॉपिक को, जो पहला टॉपिक है हमारा विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का प्रारंभिक ज्ञान। ठीक है, मैं एक एक करके आपको सारे टॉपिक करवाऊंगा, एग्जाम से पहले कंप्लीट करवा दूंगा। हम कोशिश ये करेंगे कि परीक्षा से 15 दिन पहले हम इस पूरी यूनिट को कंप्लीट कर लें, ताकि 15 दिन हमें जो है वो इस यूनिट के टेस्ट देने के मिल जाए। चलिए तो करते हैं शुरुआत। सबसे पहले बात करते हैं विज्ञान की कि आखिर में ये विज्ञान है क्या। बड़ा नाम सुना है विज्ञान का, है ना। विज्ञान बचपन में स्कूलों में पढ़ा है, बड़े हुए तो हमें कहीं ना कहीं विज्ञान शब्द से हमारा परिचय हो ही जाता है, चाहे हम आर्ट्स या कॉमर्स लेकर ही क्यों न पढ़ रहे हो। विज्ञान तो भाई सब में आता है ना। आर्ट्स देखा जाए तो वो भी एक विज्ञान ही है ना। तो विज्ञान से कोई अछूता नहीं है। इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में जो कुछ भी है वो विज्ञान के अंतर्गत तो आता ही है। या तो वो प्राकृतिक विज्ञान का हिस्सा होगा या फिर वो सामाजिक विज्ञान का हिस्सा होगा, परंतु विज्ञान जरूर है ना। स्कूलों में पढ़ा है ना सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, जिसके अंतर्गत पढ़ते थे ना अब इतिहास, भूगोल, है ना, सारी चीज़ें पढ़ी जाती थी, है ना। तो आप चाहे आर्ट्स के स्टूडेंट रहो, चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट रहो, है ना, कहीं आपका जो विज्ञान है वो पीछा नहीं छोड़ने वाला। विज्ञान तो हर क्षेत्र में है। जो बच्चे यूं सोचते हो कि विज्ञान का मतलब सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री होता है तो वो गलत है ना। विज्ञान का मतलब सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं होता है ना। ये बात आप सबसे पहले समझ लें, है ना। विज्ञान का अर्थ सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ्स ये विज्ञान नहीं है। विज्ञान में तो सब कुछ आता है, क्या आता है क्या नहीं आता है उसको सबसे पहले हम समझते हैं। तो देखो विज्ञान शब्द के अर्थ को देखें तो सबसे पहले यदि हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में विज्ञान को साइंस कहा जाता है। और ये साइंस शब्द जो है ना ये लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से आया है। लैटिन भाषा का शब्द है साइंटिया, जिसका अर्थ होता है ज्ञान, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। तो लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से साइंस शब्द बना और इस साइंटिया का अर्थ होता है ज्ञान। तो कहीं ना कहीं साइंस का भी जो अर्थ है या साइंस का भी मतलब हो रहा वह ज्ञान से ही संबंधित है। मतलब साइंस जो है वो किससे संबंधित है? ज्ञान से। अगर हम हिंदी वाले शब्द की बात करें तो हिंदी में इसे कहा जाता है विज्ञान। अब ये विज्ञान शब्द को आप दो भागों में बांट सकते हो, पहला वी और दूसरा ज्ञान। ठीक है, विज्ञान अर्थात कि विज्ञान, ज्ञान का मतलब तो आप और हम जानते हैं, है ना, जो ज्ञान है उसको तो हम जानते हैं, परंतु ये जो आगे वी लगा हुआ है इस वी का मतलब होता है विशिष्ट।
देखो, यूं तो विज्ञान की हम बहुत सारी परिभाषाएं लिख सकते हैं, परंतु जो वास्तविक है ना, वो यही है कि विज्ञान शब्द का अर्थ है विशिष्ट ज्ञान। मतलब विज्ञान शब्द का संबंध विशिष्ट ज्ञान से है, सिर्फ ज्ञान से नहीं। विज्ञान शब्द का अर्थ सिर्फ ज्ञान से नहीं, विज्ञान शब्द का अर्थ है विशिष्ट ज्ञान से। मतलब विशिष्ट ज्ञान कैसा, उसको समझना। हमारे पूर्वजों को भी पता था, है ना, हमारे पूर्वजों को पता था कि मौसम जो है वो समय के अनुसार बदलते हैं। हमारे पूर्वजों को भी पता था दिन रात होते हैं। हमारे पूर्वजों को पता था पृथ्वी गोल है ना। आप कहेंगे सर कैसे पता था? तो देखो, इसका प्रमाण है विष्णु का वाराह अवतार। आपने देखा होगा हमारे गुप्त काल के जो मंदिर बने हैं, चाहे हम उदयगिरी की गुफाओं की बात कर लें या भारत में अन्य कई सारे स्थानों पर हमें एक विष्णु का रूप मिलता है, वाराह रूप। और उस वाराह रूप में विष्णु ने वाराह रूप धारण किया था और उनके दांतों पर पृथ्वी को दर्शाया गया है और उसमें पृथ्वी का आकार जो है वो गोल बताया है। मतलब आज से लगभग 1600-1700 साल पुरानी वो मूर्ति है जिसमें विष्णु को वाराह रूप में दिखाया गया और उनके ऊपर पृथ्वी रखी हुई है दांतों पर। मतलब आज से इतने साल पहले भी हमारे पूर्वजों को पता था कि पृथ्वी जो है वो गोल है ना। आज तो हम बहुत सारे यंत्रों की मदद से जान लेते हैं कि भाई किस ग्रह का कैसा आकार है, परंतु उस समय इस प्रकार के यंत्र नहीं होते थे। फिर भी उन लोगों ने अनुसंधान किए, रिसर्च किए, है ना, और उन अनुसंधानों और रिसर्च की मदद से उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने बताया कि पृथ्वी जो है वो गोल है। मतलब ये उनका विशिष्ट ज्ञान था। ठीक है, अब देखो बातों को समझना अच्छे से। बारिश हो रही है ना, आसमान से पानी गिर रहा। आप किसी अनपढ़ व्यक्ति से भी पूछोगे तो वो कहेगा कि भाई बारिश हो रही, ये उसका ज्ञान है ना। बारिश हो रही ये हमारा ज्ञान है, परंतु इस बारिश के होने के पीछे के क्या कारण है? आप किसी से पूछोगे तो कहे भाई इंद्रदेव जो है वो बारिश करते हैं, है ना, इंद्रदेव ऊपर से बरसात करते हैं। मतलब अलग अलग आपको ऐसी बातें सुनने को मिलेगी, है ना, जो किसी ना किसी धर्म से रिलेटेड भी होगी या किसी ना किसी कहानियों से भी संबंधित होगी। परंतु क्या एक्चुअल में ऊपर से कोई देवता हैं जो पानी बरसा रहे हैं? नहीं। हमने क्या किया? हमने किया रिसर्च, हमने किए अनुसंधान। हमने देखा कि आखिर में इस बारिश के होने के पीछे के क्या कारण हैं। तो हमें पता चला कि भाई गर्म हवाएं, है ना, जो भाप है वो ऊपर जाती हैं, भाप बादलों में कन्वर्ट होती हैं, है ना, और फिर जैसे ही उस भाप को वापस से पानी के रूप में परिवर्तित होने का टेम्परेचर मिलता है, तो वो भाप पुनः पानी में कन्वर्ट होकर पृथ्वी पर जो है वो बारिश कर देती हैं। ये हमने रिसर्च किया, ये हमने अनुसंधान किया। तो ज्ञान तो था हमें कि वर्षा होती है, परंतु उस वर्षा के होने के पीछे के कारणों को हमने जानकर क्या प्राप्त किया? एक विशिष्ट ज्ञान प्राप्त किया कि इस वर्षा के होने के पीछे के ये कारण है, ओले गिरते हैं उनके पीछे के ये कारण है ना। सब हमें पता चला। हवाएं चलती हैं, कभी हवाएं उत्तर से दक्षिण चलती हैं, कभी हवाएं पूर्व से पश्चिम चलती हैं। तो हवा चल रही है, ये हमारा ज्ञान है। कोई अनपढ़ व्यक्ति है वो भी कह देगा कि भाई हवा पूर्व से पश्चिम चल रही है, हवा उत्तर से दक्षिण चल रही है। तो हवाएं चल रही हैं, ये हमारा ज्ञान है। परंतु हवाएं पूर्व से पश्चिम ही क्यों चलती हैं, हवाएं उत्तर से दक्षिण ही क्यों चलती हैं? कभी कभी तो ऐसी सिचुएशन बनती है कि हवाएं चलती ही नहीं है, पूरा वातावरण शांत होता है, बिल्कुल भी हवाएं नहीं चलती हैं। तो आखिर में ऐसा क्यों? फिर हमने रिसर्च किया। रिसर्च में हमने चीज़ों को बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से जमाया कि अच्छा ये होता है, फिर इसके बाद ये होता है और फिर इसके बाद ये होता है, तब जाकर हवाएं इस दिशा में चलती हैं, है ना। मतलब हमने स्टेप बाय स्टेप चीज़ें की, क्रमबद्ध तरीके से हमने रिसर्च किए, तो हमें हवाओं के चलने का कारण पता चला, है ना। तो ज्ञान तो है हमें कि भाई हवाएं चल रही हैं, परंतु वो विशिष्ट ज्ञान नहीं है, और वो विशिष्ट ज्ञान जो है वो है विज्ञान, है ना। तो विज्ञान क्या है? विज्ञान शब्द का अर्थ, या अगर हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान एक प्रकार का विशिष्ट ज्ञान है जो कहाँ से प्राप्त होता है, जो कैसे प्राप्त किया जाता है। तो विज्ञान जो है वो आपको कोई तप तपस्याओं से प्राप्त नहीं होगा, है ना। जैसे हम पढ़ते भी है ना
कि भाई तप तपस्याएं करके इतिहास में लोगों ने ज्ञान प्राप्त किए, तो वो उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया, है ना, तप तपस्याओं के माध्यम से ऋषि महात्माओं ने। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर विज्ञान की, तो ये विज्ञान ऐसा ज्ञान है जो तप तपस्याओं से प्राप्त नहीं होगा। ये ज्ञान प्राप्त होगा आपको रिसर्च से, ये ज्ञान प्राप्त होगा आपको अनुसंधानों से। तो विज्ञान एक प्रकार का विशिष्ट ज्ञान है जिसे प्राप्त किया जाता है रिसर्च से, जिसे प्राप्त किया जाता है अनुसंधानों से। जब हम फैक्ट्स को स्टेप बाय स्टेप जमाएंगे और स्टेप बाय स्टेप जमा कर हम जब रिसर्च करेंगे, मतलब हम यूं बोल सकते हैं कि क्रमबद्ध तरीके से जब रिसर्च किया जाएगा, अनुसंधान किया जाएगा, तो हमें विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति होगी और वह विशिष्ट ज्ञान ही है हमारा विज्ञान। आई बात समझ में? तो क्लियर सभी को विज्ञान शब्द का अर्थ क्या होता है? देखो, हम प्री के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा मैं भी आपका समय नहीं लूँगा, परंतु आप विज्ञान शब्द का अर्थ जानो, इसलिए मैंने आपको बताया ताकि हम इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएँ। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो, हमें ज्ञान कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है, मतलब हमें क्या क्या चीज़ें जो हैं इस पूरी धरती पर मानव जो रह रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ जैसे हवा चल रही है हमारा ज्ञान है, बारिश हो रही है ये हमारा ज्ञान है, सूरज उग रहा है, सूरज अस्त हो रहा है ये हमारा ज्ञान है ना, तारे टिमटिमा रहे हैं ये हमारा ज्ञान है। लेकिन इनके पीछे के कारणों को जानना, वास्तविक कारणों को जानना, वो विज्ञान है। ठीक है, तो इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं? तो देखो, अगर हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान को हम दो तरह से देख सकते हैं, है ना। विज्ञान को हम दो तरह से देख सकते हैं, एक प्राकृतिक रूप से, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो प्राकृतिक हैं, है ना, जैसे वर्षा का होना, है ना, जैसे सूर्य का उदय होना, है ना, सूर्य का अस्त होना, है ना, पृथ्वी का घूमना, सूर्य के चक्कर लगाना ग्रहों का, है ना, चंद्रमा का घटना बढ़ना, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं प्राकृतिक के अंतर्गत आती हैं। जैसे पेड़ पौधों का बड़ा होना, हम मानव भी तो प्रकृति का ही हिस्सा है। हम मानव भी तो इतने से थे, है ना, इतने से थे कभी, और आज 6-6 फीट 7-7 फीट के हो गए, है ना। हम पहले कैसे थे, अब बदल रहे हैं, धीरे धीरे हमारे आकार बदल रहे हैं, हमारे चेहरे बदल रहे हैं, लोगों के दिल भी बदल रहे हैं, है ना। तो धीरे धीरे हमें बहुत कुछ बदलाव हो रहे हैं, और अंत में बुढ़ापा आएगा तो उस वक्त तक बहुत सारे बदलाव हम में होंगे। तो मतलब हम भी इस प्रकृति से जुड़े हैं ना, ये प्रकृति की चीज़ें हमें इफेक्ट कर रही हैं, है ना। जिन पर इफेक्ट पड़े प्रकृति का, है ना, वही तो सजीव है। हम पर इफेक्ट पड़ता है ना, पेड़ पौधों पर भी प्रकृति का इफेक्ट पड़ता है ना, लेकिन जो निर्जीव होगा उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, है ना। इफेक्ट मतलब मैं प्राकृतिक इफेक्टों की बात कर रहा हूँ, है ना। ऐसा नहीं है कोई टेबल हवा में रखी और उस पर जंग लग गया तो आपने बोला सर इस पर भी तो इफेक्ट पड़ गया जबकि ये तो निर्जीव है ना, वो बात नहीं कर रहे हैं हम। इफेक्ट वाली बात कर रहे हैं, मतलब एक जीवों वाले सेंस में, है ना, कि हम जीव जो हैं धीरे धीरे बूढ़े होते जा रहे हैं। चलिए, तो कहीं ना कहीं विज्ञान के हमें दो क्षेत्र देखने को मिलेंगे, एक प्राकृतिक और एक देखने को मिलेगा सामाजिक। हम इस समाज में रहते हैं, तो इस समाज में रहते हुए भी हमें बहुत सारा ज्ञान प्राप्त है। समाज में कैसे रहना है, परिवार में कैसे रहना है, अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, राज व्यवस्था कैसे चलेगी, राजनीति क्या होनी चाहिए, हमारी जो किसी भी क्षेत्र में हमारी जो नीतियां हैं वो क्या होनी चाहिए, तो है ना। तो हमें बहुत सारे जो है वो ज्ञान, मतलब समाज में रहते हुए भी हम बहुत सारा ज्ञान हमारे पास है और हम उस ज्ञान की सहायता से ही समाज में रहते हैं। अब समाज में रहने के भी कुछ विशिष्ट नियम होते हैं, है ना। समाज में रहने का भी एक विशिष्ट ज्ञान है कि भाई इन ज्ञानों के माध्यम से समाज में रहा जाता है ना। तो कहीं ना कहीं सामाजिक विज्ञान जो है वो भी मतलब सामाजिक व्यवस्थाएं जो हैं वो भी एक प्रकार से विज्ञान का ही हिस्सा है। और प्रकृति जिसके अंतर्गत हम सजीव आते हैं, जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे आते हैं, जीव जंतु आते हैं, ये सारे प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत हैं। तो विज्ञान को भी हम दो भागों में देख सकते हैं, एक प्राकृतिक रूप से और एक सामाजिक रूप से, है ना। प्राकृतिक में भी दो चीजें हैं, एक सजीव है और एक निर्जीव है। मतलब प्रकृति में भी दो चीजें हैं, एक सजीव है और एक निर्जीव है ना। समाज में जैसे अर्थव्यवस्था हो गई, ये विज्ञान का हिस्सा है, राजनीति हो गई, इतिहास हो गया, ये सारा का सारा सामाजिक विज्ञान में पढ़ा जाता है। जैसे स्कूलों में सब्जेक्ट था सामाजिक विज्ञान, जिसमें हम इतिहास पढ़ते थे, पॉलिटी पढ़ते थे, है ना,
जियोग्राफी पढ़ते थे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम सामाजिक विज्ञान में पढ़ते थे। तो सामाजिक विज्ञान में जनरली वो चीज़ें पढ़ी जाती हैं जो समाज से संबंधित हो, जबकि प्राकृतिक विज्ञान में जनरली उन चीज़ों को पढ़ा जाता है जो प्रकृति से संबंधित हो, है ना, किसी पदार्थ के बनने और बिगड़ने का वो कारण हो, है ना। तो प्राकृतिक विज्ञान में के अंतर्गत जीव विज्ञान हो गया, है ना। मतलब प्राकृतिक विज्ञान को भी आप दो भागों में डिवाइड कर सकते हो, एक सजीवों वाला विज्ञान, है ना, जिसमें सजीवों की बात होती है, हम मनुष्यों की बात होती है, पेड़ पौधों की बात होती है, जीव जंतुओं की बात होती है। एक होता है निर्जीव, निर्जीव में जैसे पदार्थ की बात होती है, जैसे कोई पदार्थ है ना, तो उस पदार्थ को भी आप प्राकृतिक विज्ञान में ही देखेंगे। वो निर्जीव है लेकिन है तो प्रकृति, जैसे कोई चट्टान है तो प्रकृति का हिस्सा। तो इसी प्रकार से आप विज्ञान को दो भागों में डिवाइड करके पढ़ सकते हो, एक प्राकृतिक विज्ञान और एक सामाजिक विज्ञान। ठीक है स्टूडेंट, तो प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान ज़्यादा डीपली में लेकर नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वह टॉपिक है विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का प्रारंभिक ज्ञान। ठीक है, तो विज्ञान क्या है वो हमने देखा, और विज्ञान की प्रमुख दो शाखाएं, एक प्राकृतिक और एक सामाजिक। जितनी भी शाखाएं हैं वो सारी इन्हीं से निकली, मतलब विज्ञान की जितनी भी शाखाएं हैं वो आपको या तो प्राकृतिक मिलेगी या आपको वो सामाजिक मिलेगी, है ना। क्योंकि विज्ञान के अंतर्गत जो क्षेत्र हैं वो दो हैं, एक प्राकृतिक क्षेत्र और एक सामाजिक क्षेत्र। हम जो गांव या शहर में रह रहे हैं तो हम सामाजिक बंधन में रहते हैं, लेकिन हम सामाजिक बंधन के साथ साथ हम प्राकृतिक बंधन में भी हैं, है ना। हम ऑक्सीजन ले रहे हैं प्रकृति से, हम पानी पी रहे हैं, है ना। तो प्रकृति और समाज, इन दोनों के बीच में ही हम हैं। हमारे चारों ओर ये दो ही आवरण है, एक प्रकृति का आवरण और एक समाज का आवरण, है ना। तो प्राकृतिक और सामाजिक ये दो विज्ञान के क्षेत्र हैं। विज्ञान की जितनी भी शाखाएं हैं वो आपको इन दोनों से ही निकली मिलेगी, या तो वो प्राकृतिक विज्ञान का हिस्सा होगी या फिर वो सामाजिक विज्ञान का हिस्सा होगी। चलिए, तो विज्ञान की अब हम उन शाखाओं की बात करते हैं जिन शाखाओं के बारे में हमें इस टॉपिक में पढ़ना है ना। तो एक एक करके हम सारी शाखाओं को पढ़ेंगे। मैं पहले आपको शाखाओं का परिचय दे देता हूं, पहले मैं आपको शाखाओं का एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं, फिर हम सेपरेटली इन सारी ही शाखाओं की बात करेंगे। हम भौतिकी को सेपरेटली देखेंगे कि भाई भौतिक शास्त्र होता क्या है, इसमें कौन कौन से सिद्धांत हैं, कौन कौन से प्रमुख वैज्ञानिक हुए इस क्षेत्र में, और भौतिकी में अभी तक हमने क्या क्या हासिल किया, आगे हम इस भौतिक शास्त्र में क्या क्या हासिल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखो, अगर हम विज्ञान की शाखाओं की बात करें तो विज्ञान की एक शाखा है भौतिकी, जिसे इंग्लिश में फिजिक्स कहा जाता है। अब भौतिकी क्या है, तो देखो भौतिकी की परिभाषा, यह विज्ञान की वह शाखा है जो भौतिक पदार्थों, ऊर्जा, गति, बल और उनके आपसी संबंधों का अध्ययन करती हैं। मतलब कि जो भौतिक पदार्थ हैं, है ना, जैसे कि जो भी भौतिक पदार्थ हैं इस दुनिया में, उन भौतिक पदार्थों में जो ऊर्जा, गति, बल, है ना, और उनके बीच में जो आपसी संबंध हैं उन सब का अध्ययन करती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये पेन है ना, मेरे हाथ में ये पेन है, मैं इस पेन को जैसे ही ऐसे फेंकूंगा तो ये पेन कहीं दूर जाकर गिरेगा, है ना। इस पेन को मैंने ऐसे फेंका तो ये पेन कहीं दूर जाकर गिरा। अब अगर मैं इस पेन को अभी जिस ताकत से फेंका उससे भी ज़्यादा ताकत से अगर मैं इस पेन को फेंकूंगा तो ये पेन पिछली वाली जगह से ज़्यादा आगे जाकर गिरेगा। मतलब मैं इसको फेंकने में जितनी ताकत लगाऊंगा ये पेन उतना ही आगे जाएगा। तो भाई हो क्या रहा, मतलब क्या मैंने मेरी ताकत इस पेन को दे दी कि मैं जितनी ताकत लगा रहा हूं ये पेन उतना आगे जा रहा, मतलब कोई तो नियम ये फॉलो कर रहा होगा ना। मैं कुछ भी ताकत नहीं लगाऊं, सिर्फ ऐसे छोड़ दूं, यहाँ पैरों में गिर जाएगा। जितनी ताकत लगाऊंगा उतना दूर जाकर ये पेन गिरेगा। तो ये एक भौतिक पदार्थ है, लेकिन मैं जैसे ही इस पर कोई बल या ऊर्जा लगा रहा हूं तो मतलब मेरी ऊर्जा इस पेन में ट्रांसफर हो रही है ना। आप समझो, मेरी जो ऊर्जा है वो ऊर्जा ट्रांसफर हो रही है इस पेन में, नहीं दिख रहा है हमें, है ना, हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन मेरी ऊर्जा इस पेन में ट्रांसफर हो रही है। जितनी ऊर्जा मैं इस पेन को दूंगा ये पेन उतना ही दूर जाएगा। क्रिकेट देखा होगा, बॉलर जब बॉल फेंकता है ना, तो बॉलर जितनी ताकत लगाएगा बॉल उतनी स्पीड से और उतनी दूर जाएगी, जितनी कम ताकत लगाएगा उतनी कम दूर जाएगी। अब क्या बॉलर की ताकत, मतलब वो गेंद दूर और पास आ रही है तो उसके पीछे क्या है, बॉलर की ताकत, मतलब बॉलर की ऊर्जा। तो बॉलर क्या कर रहा है, उस बॉल को दे रहा है अपनी ऊर्जा। अब आप सोचो सर, ऐसा तो कहीं दिखा ही नहीं कि बॉलर ने, मतलब जो बॉलर है उसने उस गेंद को अपनी ऊर्जा दी हो, है ना।
ऊर्जा दी हो, लेकिन हमें पता कैसे चलता है? जब बॉलर को आप लगातार 10-20 गेंदें फेंकने का बोल दो, उसके बाद वो ऐसे हाँफने लगेगा, बोलेगा भाई मैं बहुत थक गया हूँ, है ना, मुझे पानी पिलाओ, मुझे कोई एनर्जी ड्रिंक पिलाओ। मतलब उसकी ऊर्जा समाप्त हो गई है भैया, उसकी जो ऊर्जा है उसमें कमी हो गई। कहाँ गई वो ऊर्जा? वो ऊर्जा उस गेंद के माध्यम से कहाँ चली गई? आपने उस गेंद को दे दी वो ऊर्जा, तभी तो गेंद आगे गई। तो भाई इन्हीं सारे संबंधों का अध्ययन किया जाता है भौतिकी में कि भाई ये सब कैसे हो रहा है ना, ये सब कैसे हो रहा है ना, कि कैसे ऊर्जा जो है वो स्थानांतरित हो रही है ना, कैसे ऊर्जा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है ना। बहुत अच्छा उदाहरण है ना कि हम थक जाते हैं ना बॉल करते करते, आपको भी कोई फेंक दे, कोई पत्थर फेंको, ऐसे 20 पत्थर फेंकने के बाद थक जाओगे, अरे बाप रे बिल्कुल थक गया हूं। क्यों थके? क्योंकि आपकी ऊर्जा कम हो गई ना। क्यों कम हो गई? क्योंकि आपने अपनी ऊर्जा उस पत्थर को दे दी। तो भौतिकी में इन्हीं सारी चीजों को पढ़ा और पढ़ाया जाता है। कुछ उदाहरण है भौतिकी में, जैसे गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, प्रकाश, विद्युत और चुंबकत्व, है ना। ये कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जो भौतिकी के अंतर्गत आते हैं। मतलब भौतिकी में हम गति के नियमों को पढ़ते हैं, गुरुत्वाकर्षण को पढ़ते हैं, प्रकाश को पढ़ते हैं, विद्युत को पढ़ते हैं, चुंबक को पढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करें यदि रसायन विज्ञान की, तो इसकी परिभाषा है, यह विज्ञान की वह शाखा है जो पदार्थों की संरचना, गुण धर्म और उनके आपसी प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करती हैं। देखो भौतिकी में उस पदार्थ के बारे में जाना जाता है कि भाई इस पदार्थ को ऊर्जा कैसे मिली, बल कहां से मिला, क्या संबंध है, क्या नहीं है। अब रसायन बात करता है कि भाई ये पदार्थ बना कैसे, है ना। कोई भी पदार्थ है, चाहे वो चुंबक हो, लोहा हो, है ना, या कोई भी पदार्थ हो, चाहे वो कॉपर हो, आखिर में वो पदार्थ बना कैसे, उस पदार्थ की संरचना कैसी है ना, उस पदार्थ की आखिर में संरचना कैसी है। तो फिर रसायन बताता है कि भाई इसमें अणु है, इसमें परमाणु है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें प्रोटॉन है, इसमें न्यूट्रॉन है। ये सारी चीजें हमें बताता है रसायन। फिर रसायन हमें ये भी बताता है कि भाई इनके भी अलग अलग गुण धर्म होते हैं, है ना। आपने देखा होगा ना, लकड़ी में करंट फ्लो नहीं होता, लेकिन लोहे में करंट फ्लो होता है। तो भाई ये क्या, दोनों प्रकृति से मिली, है ना। लकड़ी भी प्रकृति से प्राप्त हुई और जो लोहा है उसे भी अयस्क रूप में प्रकृति से ही प्राप्त किया गया। तो इन दोनों के गुण धर्म अलग अलग क्यों, कौन बताएगा? रसायन बताएगा। रसायन आपको कहेगा कि भाई इसके पीछे की ये कारण है ना। फिर उसके अलावा उनके जो आपसी प्रतिक्रियाएं हैं, है ना, जैसे हम कई बार कुछ पदार्थों को मिलाकर एक नया पदार्थ भी बना लेते हैं ना, तो मतलब इन पदार्थों की भी आपसी प्रतिक्रियाएं होती हैं। जैसे लोहा है, हवाओं के और पानी से क्रियाएं करके वो फेरस से फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब जंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन सारी प्रतिक्रियाओं की, है ना, ये सारी चीजें जो है हमें पढ़ने को मिलती हैं रसायन में। ठीक है, जैसे रसायन में हम क्या क्या पढ़ते हैं, तो हम केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, उसके अलावा हम परमाणु संरचना देखते हैं, बंध निर्माण देखते हैं उनके बीच में, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत हम रसायन में पढ़ते हैं। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो रसायन विज्ञान के अंतर्गत पढ़ाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है हम जीवों का विज्ञान, जिसे कहा जाता है जीव विज्ञान। जनरली जीव विज्ञान दो हिस्सों में बटा है। जीव विज्ञान दो भागों में डिवाइड है, क्योंकि दुनिया में जीव दो प्रकार के हैं। आप कहोगे दो प्रकार के जीव कैसे? एक जीव वो जो आ जा सकते हैं कहीं पर भी, जैसे मैं वो जीव हूं जो मैं कहीं पर भी आ जा सकता हूं। हाँ, अगर किसी कारण से मेरे जो पैर हैं उनमें अगर कुछ क्षति पहुंच गई या कोई क्षति पहुंच पाती है या मैं नहीं चल पा रहा, लेकिन मेरी प्रजाति के लोग तो चल पा रहे हैं ना। मतलब मैं से मतलब है मानव, है ना। मैं से मतलब सिर्फ मैं नहीं, मैं से मतलब हम मानवों की मैं बात कर रहा हूं। तो हम मानवों की क्या विशेषता है कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकते हैं। ठीक है, जो पशु पक्षी हैं वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकते हैं। जो हाथी हो, घोड़ा हो, बिल्ली हो, बैल हो, अगर कोई जीव आलसी है वो नहीं आ जा पा रहा, पर उसके पास क्षमता तो है ना आ जाने की। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें इस प्रकृति में पाए जाने वाले दूसरे जीवों की, तो एक और जीव हमें ऐसा देखने को मिलता है, जीव का मतलब जिसमें जीवन हो।
तो वो हमें देखने को मिलता है पेड़ पौधे। पेड़ पौधे भी एक जीव ही है, उनमें भी जीवन है ना। जगदीश चंद्र बसु ने बताया है हमें कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। हम मानते हैं इस चीज को कि पेड़ पौधों में जीवन होता है, परंतु पेड़ पौधों की विशेषता है कि वो जड़ होते हैं, वो कहीं पर भी आ जा नहीं सकते हैं। कभी देखा है कि पीपल का पेड़ आज इंदौर में था और कल जो है वो महू पहुंच गया, या महीने भर में वो खंडवा खरगोन पार कर गया? कभी देखा है ऐसा कि कोई पेड़ इधर से उधर दौड़ता फिर रहा है ना? नहीं, पेड़ जहां होते हैं वो वहीं होते हैं। मतलब एक वो जीव जो जड़ होते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रेवल नहीं करते। तो मतलब जीवों की भी दो कैटेगरी हैं, एक हमारी वाली कैटेगरी और एक पेड़ों वाली कैटेगरी। तो जो हमारी वाली कैटेगरी है ना, उसको हम बोलते हैं जूलॉजी। जू में देखने क्या जाते हो आप? कभी जू गए हो ना? जू मतलब चिड़ियाघर। कभी गए हो ना जू में? तो जू में क्या देखा आपने? जानवरों को देखा है। हम भी जानवर ही हैं, मानव भी जानवर ही हैं। ये बात अलग है कि हम जानवर शब्द का मतलब कुछ और निकालते हैं, है ना, कि भाई जानवर मतलब कोई कुत्ते बिल्ली की बात हो रही। नहीं, जानवर मतलब यहां पर बात हो रही है जंतुओं की। मानव भी जंतु ही है। ये बात है कि हम एक सामाजिक जानवर हैं, हम एक सोशल एनिमल हैं, है ना। हम मनुष्य जो है वो एक सोशल एनिमल है, हम समाज में रहते हैं। हम ज्यादा तरक्की कर गए, लेकिन हमारे जो अन्य जो इस क्षेत्र के और भी जो जंतु हैं वो अभी सामाजिक रूप से पिछड़े हुए ही हैं। ठीक है, तो जूलॉजी में बात करते हैं हम पूरे जंतुओं की, है ना, पूरा जंतु विज्ञान। जूलॉजी मतलब कि जंतु विज्ञान। और एक और जीव विज्ञान का मतलब बायोलॉजी का जो एक और पार्ट है वह है बॉटनी। बॉटनी में पढ़ा जाता है पेड़ पौधों के बारे में, है ना, पेड़ पौधों को पढ़ा जाता है बॉटनी में। अब क्या क्या पढ़ा जाता है कि भाई ये जीव पैदा कैसे होते हैं, ये जीव कैसे अपना विकास करते हैं, ये क्या खाते हैं, है ना, कैसे सांस लेते हैं, जो खाते हैं वो कैसे पचता है, हड्डियां कैसे बनती हैं, ये सारी चीजें जो हैं इस जीव विज्ञान में पढ़ी जाती हैं। मतलब जीव विज्ञान जो है वह शाखा है जो जीवित प्राणियों के जीवन, उनकी संरचना, कार्य, विकास और उनके व्यवहार का अध्ययन करती हैं। और इसकी उप शाखाएं हैं जैसे बॉटनी हो गई, जूलॉजी हो गई। मतलब जीव विज्ञान की मुख्यतः जूलॉजी और बॉटनी यही दो शाखाएं हैं। परंतु आज वर्तमान में हमने जो है ह्यूमन बायोलॉजी नामक एक अलग टॉपिक यहां से निकाल दिया, जिसमें हम मानव शरीर का अध्ययन करते हैं, है ना, ह्यूमन बायोलॉजी, जिसमें हम मानव शरीर का अध्ययन करते हैं। हालांकि ये जूलॉजी का ही हिस्सा है, जूलॉजी की ही उपशाखा है ये ह्यूमन बायोलॉजी। ठीक है, तो जूलॉजी आप समझे होंगे ये क्या होता है, ये भी एक विज्ञान की शाखा है। आगे हम डिटेल पढ़ने वाले हैं, टेंशन नहीं लेना, आगे डिटेल में पढ़ेंगे सब। नेक्स्ट है भू विज्ञान। भू अर्थात पृथ्वी, इंग्लिश में कहते हैं जियोलॉजी। यह पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी का इतिहास और उसके भौतिक घटकों का अध्ययन करती हैं, जैसे चट्टानों का अध्ययन, भूकंप का अध्ययन, ज्वालामुखी का अध्ययन। पृथ्वी कैसे बनी, पृथ्वी कब बनी, उसका इतिहास क्या है, उसमें कौन कौन से घटक हैं, हमें सब कुछ जो भी प्राप्त है वो कहाँ से हुआ। अगर मैंने कोई कपड़े पहन रखे हैं तो ये कपड़े भी मुझे पृथ्वी से ही प्राप्त हुए। अब आप सोच रहे हो सर पृथ्वी से कैसे? भाई कपड़ों को बनाने के लिए जिस रेशे की आवश्यकता होती है वो पृथ्वी पे ही कहीं उगाया गया ना। तो मतलब पृथ्वी ने पौधा बड़ा किया तभी तो मुझे कपास प्राप्त हुआ, और उस कपास या उस रेशे के मदद से कपड़े बने, है ना। तो कहीं ना कहीं पृथ्वी से ही हमें चीजें प्राप्त हो रही हैं। लोहा हो गया, तांबा हो गया, है ना, इस प्रकार के जो खनिज हैं वो हमें पृथ्वी से प्राप्त हो रहे हैं। कोयला हो गया, है ना, एल्यूमिनियम हो गया, तो पृथ्वी से हमें खनिज प्राप्त होते। मतलब पृथ्वी के बिना तो कोई कल्पना ही नहीं थी ना, पृथ्वी नहीं होती तो हम कहाँ होते। तो आखिर में पृथ्वी के बाहरी चीजों को तो हम पढ़ ही रहे हैं, पृथ्वी के अंदर क्या क्या है वो पढ़ा जाता है इस भू विज्ञान में, है ना। भू विज्ञान में जनरली बात की जाती है पृथ्वी के आंतरिक चीजों की, कि पृथ्वी अंदर से कैसी है, पृथ्वी अंदर से लिक्विड है, ठोस है, या है कैसी पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी अंदर से कैसी है, ये सब पढ़ा जाता है इस भूविज्ञान में। खगोल विज्ञान में बात की जाती है आसमान की, एस्ट्रोनॉमी। खगोल विज्ञान जिसमें हम चांद सितारों की बात करते हैं, है ना। जैसे कोई आशिक अपनी प्रेमिका से हमेशा खगोल विज्ञान की ही बात करता है। आशिक बड़े मतलब जो आशिकों वाली कैटेगरी है ना वो बड़े खगोल शास्त्री होते हैं, है ना, बड़े एस्ट्रोनॉमी के बड़े आप उन्हें वैज्ञानिक बोल सकते हो, है ना। हमेशा चांद तारे तोड़कर लाने की ही बात करते हैं, है ना, चांद तारे।
तो जब इंसान को प्रेम होता है तो उसको धरती नहीं दिखती, उसको आसमान दिखता है, उसको चांद तारे दिखते हैं। तो एस्ट्रोनॉमी भी एक ऐसा ही टॉपिक है जिसमें ब्रह्मांड, ग्रहों, तारों, है ना, ये वही तारे हैं जिन्हें प्यार में तोड़ा जाता है। तो तारों की और आकाशीय पिंडों का अध्ययन करती हैं कौन? एस्ट्रोनॉमी अर्थात खगोल विज्ञान। इसके अंतर्गत हम सौर मंडल, तारामंडल और ब्लैक होल आदि चीजों को पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम विज्ञान के टॉपिक को देखें तो पर्यावरण विज्ञान। पर्यावरण विज्ञान में हम पर्यावरण और उसमें मौजूद जीव जंतु तथा उनके आपसी संबंधों का अध्ययन करते हैं, जैसे पारिस्थितिकी तंत्र, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन। देखो, पर्यावरण परिधन आवरण, हमारे चारों ओर एक आवरण है, एक घेरा है, और उस घेरे में हम रहते हैं। वो घेरा हमें प्रभावित करता है ना, वो घेरा हमें प्रभावित करता है। ठंड का मौसम है, परंतु कुछ कुछ स्थान ऐसे हैं जहां ठंड ही नहीं है, कुछ कुछ स्थान ऐसे हैं जहां बड़ी खतरनाक वाली ठंड पड़ रही है। तो मतलब पर्यावरण, आसपास का जो घेरा है, जो आवरण है, वो क्या कर रहा है? एक प्रकार से वो उस चीजों को इफेक्ट कर रहा है। तो पर्यावरण में जनरली हम उस आवरण में मौजूद जीव जंतुओं का तथा उनके आपसी संबंधों का अध्ययन करते हैं, है ना। जैसे हम एक आवरण में है, सूर्य से भोजन बनता है। हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक है वो रोटी नहीं है, हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक है वो पिज़्ज़ा बर्गर नहीं है, हमारे शरीर के लिए आवश्यक है ग्लूकोज, हमारे शरीर के लिए आवश्यक है खनिज तत्व, हमारे शरीर के लिए आवश्यक है विटामिन, प्रोटीन, है ना, ये आवश्यक है हमारे शरीर के लिए। रोटी, पिज़्ज़ा, बर्गर ये तो माध्यम है ना, उन चीज़ों को हमारे शरीर तक पहुंचाने का। हम रोटी खाते हैं तो वो रोटी जो है ना, मतलब जो गेहूं वाला हिस्सा है उसमें से जो भी हमारे शरीर को वसा, प्रोटीन चाहिए वो निकाल लेता है, और बाकी सारा जो है वो हमारे शरीर से उसको बाहर कर दिया जाता है। वो हमारे शरीर के लिए वो काम का नहीं है। लेकिन क्या हम सूर्य से डायरेक्ट उस ग्लूकोज को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। कौन करता है? हरे पौधे। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। हरे पौधे एक प्रकार से खाना बनाते हैं, फिर उन्हें खाते हैं कौन? शाकाहारी जीव, है ना। फिर शाकाहारी जीवों को खाते हैं मांसाहारी जीव। इस प्रकार से चीजें, मतलब इस पारिस्थितिकी तंत्र में पूरी चीजें जो है स्टेप बाय स्टेप चलती रहती हैं। हम गेहूं खाते हैं तो गेहूं ने भोजन बनाया सूर्य से, है ना, गेहूं ने सूर्य से ही ये सब कुछ प्राप्त किया। आपने स्कूलों में पढ़ा होगा पूरा प्रकाश संश्लेषण, और फिर हम उसे ग्रहण करते हैं और हमारे शरीर को आवश्यक पदार्थ जो है वो मिलते हैं। तो पर्यावरण में इस पूरे आवरण की बात की जाती है जिसमें हम रहते हैं, और इन हमारी क्रियाएं और इस आवरण में रह रहे अन्य जीव जंतुओं की क्रियाओं से कैसे ये घेरा पूरा प्रभावित होता है, ये सारी चीजें पर्यावरण में पढ़ी जाती हैं। नेक्स्ट है सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी। मतलब आप सोच रहे होंगे कि सर जीव जंतुओं की बात हमने कर दी, पेड़ पौधों की बात कर दी, परंतु इस धरती पर ऐसे ऐसे भी जीव हैं जो हमें नहीं दिखाई देते, हम उन्हें नहीं देख सकते। जैसे भूतों को आप नहीं देख सकते हो ना, कभी सुना है भूत के बारे में? लोग कहते हैं अरे भूत नहीं होते, हमने कभी देखे ही नहीं तो भूत कैसे होंगे। तो क्या आपने कभी बैक्टीरिया देखा है? मतलब नग्न आंखों से मैं बात कर रहा हूं। अगर माइक्रोस्कोप वगैरह नहीं होते तो क्या कभी कोई बैक्टीरिया को देख पाता? असंभव, कोई नहीं देख पाता, है ना। माइक्रोस्कोप नहीं होता तो क्या बैक्टीरिया को, वायरस को, इन्हें हम देख पाते? नहीं देख पाते। इन यंत्रों का आविष्कार हो गया तो हम देख पा रहे हैं सूक्ष्म जीवों को। तो इस धरती पर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, है ना, जिन्हें आज भी हम नहीं देख पाते। कोई यंत्र ही नहीं बना उन्हें देखने का। हो सकता वो आज एग्जिस्ट करती हो, परंतु हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि उससे हम उन्हें देख सके। एक किताब मैंने पढ़ी थी, राइटर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उसने कहा था कि इस दुनिया में एक और दुनिया है, इस दुनिया में एक और दुनिया है जो हमारे पैरेलल चल रही है ना, जो हमारे पैरेलल चल रही है। इस दुनिया में एक और दुनिया है, पता नहीं किस प्रकार से उन्होंने कहा। हालांकि उन्होंने बहुत सारी उसके पीछे सिद्धांत और बातें दी थी। बड़ी मोटी किताब थी, मैंने कॉलेज के टाइम पर पढ़ी थी। ज़्यादा तो उस विषय में मुझे कुछ याद नहीं है, बस इतना ही कुछ याद था कि ये कहा था उन्होंने कि इस दुनिया के पैरेलल एक और दुनिया है ना, हम नहीं देख सकते उस दुनिया को। तो हाँ, वैसे ही जो पहले हम यही जानते थे कि भाई पेड़ पौधे हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, क्योंकि ये हमें दिखाई दे रहे हैं। ऐसे भी जीव हैं जो हमें नहीं दिखाई देते नग्न आंखों से। फिर माइक्रोस्कोप बन गया, हमें पता चल गया कि हाँ भैया हमारे हाथों में बड़े
खतरनाक वाले कीटाणु हैं, बड़े खतरनाक वाले सूक्ष्म जीव हैं। ऐसे नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है हाथ में, मेरे हाथ में मुझे भी नहीं दिख रहा है, आपको भी नहीं दिख रहा होगा, आपके भी हाथ देखो नहीं दिख रहा होगा, है ना। लेकिन माइक्रोस्कोप से जब मैं देखूंगा तो बिल्कुल दिखेगा मुझ पे कि हाथों पे भैया कैसे कैसे जीव, कैसे कैसे कीटाणु दौड़ रहे हैं, कैसे कैसे बैक्टीरिया मेरे हाथों पर चल रहे हैं, है ना। तो एक क्षेत्र पूरा विज्ञान का उन्हीं को समर्पित है, सूक्ष्म जीवों को। इन सूक्ष्म जीवों में हम बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इन सब का अध्ययन करते हैं, है ना। चलिए, जिसमें हम रोगजनक बैक्टीरिया, उनके टीके कैसे बने, वो सारा पढ़ते हैं। चलिए, एक है अनुवांशिकी, है ना, विज्ञान की एक शाखा है जेनेटिक्स। पीएससी यहां से बहुत प्रश्न करता है। यह जीवों के गुणसूत्र, अनुवांशिकी गुणसूत्र और उनके परिवर्तन का अध्ययन करती है। डीएनए संरचना, अनुवांशिक विकास, ये अनुवांशिकी में, जेनेटिक्स में पढ़ा जाता है। जैसे आपने देखा होगा, अभी एक बहुत अच्छी वाली बीमारी तो हम नहीं कहेंगे उसे, लेकिन एक आम तौर पर एक रोग लोगों में देखने को मिल रहा है, बालों का उड़ना। डॉक्टर पर जाते हैं तो डॉक्टर यही बोलते हैं कि जेनेटिक्स प्रॉब्लम है, मतलब आपके परिवार में अगर किसी को रही है प्रॉब्लम तो आपको भी प्रॉब्लम होगी। शुरुआत में मैं अच्छी वाली बोल रहा था, फिर मैंने कहा ये अच्छी वाली तो नहीं कहेंगे, मतलब लोग इसको अच्छी वाली कहते हैं। क्यों कहते हैं? लोग कहते हैं ना कि भाई बाल उड़ गए, मतलब बहुत सारा पैसा इसके पास आ गया, है ना। इसलिए मैंने कहा था कि अच्छी वाली तो नहीं कहेंगे, मतलब लोग अच्छी वाली कहते हैं इसे, है ना। तो बालों को उड़ना कहा जाता है कि भाई जेनेटिक्स प्रॉब्लम है। बहुत सारे रोग ऐसे होते हैं जिनके पीछे जेनेटिक्स ही कारण होता है। तो आखिर में क्या, तो देखना, मैं आपको शुद्ध शब्दों में समझाता हूं, समझो। जब माता के गर्भ में बच्चे का निर्माण होता है तो जो कोशिकाएं, है ना, जो कोशिकाएं बच्चे को निर्मित करती हैं, जनरली स्टेम कोशिकाएं होती हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि ये हमें करना क्या है। मतलब कहीं से निर्देश मिलेगा तभी तो काम होगा, मतलब निर्देश ही नहीं मिलेगा तो काम कैसे होगा। मतलब मैंने किसी व्यक्ति को काम करने के लिए रखा कि भाई तू मेरे यहाँ काम करने के लिए आ जा, वो पहुंच गया काम करने के लिए। अब मैं उसको बताऊंगा ही नहीं तो काम करेगा कैसे? उसको बताना होगा ना मुझे कि भाई तू ऐसे ऐसे काम कर। तो हमारे शरीर में डीएनए आरएनए संरचनाएं होती हैं जिनमें गुणसूत्र होते हैं, जिनमें सारी इंफॉर्मेशन होती हैं, और उन्हीं इंफॉर्मेशन के माध्यम से कोशिकाएं जो हैं वो बच्चों का निर्माण करती हैं कि इसका हाथ कैसा होगा, इसका पैर कैसा होगा, इसका मुंह कैसा होगा, इसके बाल कैसे होंगे, इसका आकार कैसा होगा। उन्हीं इंफॉर्मेशन के माध्यम से पूरे बच्चे का निर्माण होता है। मतलब एक प्रकार से वो सूचनाओं की एक गुत्थी है ना, जिनसे सूचनाएं प्राप्त कर जो कोशिकाएं होती हैं वो पूरे भ्रूण का, बच्चे का निर्माण करती हैं। जब भी उनमें अगर कुछ चीजें मिसमैच हो गई तो जो बच्चा भी बनेगा ना, फिर वो भी उसी प्रकार से होगा। कई बार हमने सुना है ना कि ऐसे ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जिनके 4-4 हाथ होते हैं, ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं जो आपस में चिपके होते हैं। तो ये सारा जो कारण है वो इन गुणसूत्रों का ही है कि भाई जो गुणसूत्र, मतलब जो इंफॉर्मेशन थी वो सही से रीड नहीं हो पाई। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, है ना। जैसे मैं हूँ, मेरे बच्चे में, उसके बच्चे में, आप देखेंगे तो ये गुणसूत्र हमें, जो डीएनए की हम बात करते हैं जनरली, वो हमें देखने को मिलेगा। हम पहचान सकते हैं कि भाई कौन किसका वंशज है, कौन किसका बेटा है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो गुणसूत्र आप बायोलॉजी में आपको पढ़ाऊंगा, डीएनए संरचना, आरएनए, इनके प्रकार वगैरह सारी चीजें हम वहां पर देखने वाले हैं, ठीक है। मैंने शॉर्ट में आपको समझा दिया कि भाई ये इसलिए जरूरी है ना। डीएनए आरएनए जनरली, मतलब जो डीएनए की हम बात करते हैं वो इसलिए जरूरी है क्योंकि वो उस समय इंफॉर्मेशन देता है कि भाई करना क्या है, बच्चे को बनाना कैसा है, ये सारी चीजें, है ना। तो इसीलिए आपने देखा होगा ना, जैसे माता पिता होते हैं सेम उसी प्रकार का बच्चा भी होता है, या तो माता जैसा होगा या पिता जैसा होगा। कई बार दोनों का भी मिक्सअप होता है ना। तो माता पिता या परिवार में किसी व्यक्ति से संबंधित होता है ना, जरूरी नहीं माता पिता से ही हो, परिवार में किसी अन्य से भी संबंधित हो सकता है, क्योंकि डीएनए जो इन्फॉर्मेशन है वो परिवार की लगभग हम मतलब परिवार की हम बात करते तो सेम ही होती है, ठीक है। तो इस अनुवांशिकी में जनरली हम इन चीजों को पढ़ते हैं, ठीक है। चिकित्सा विज्ञान, है ना, मेडिकल साइंस में मानव स्वास्थ्य पर
विशिष्ट ज्ञान प्राप्त किया जाता है कि भाई मानव क्यों बीमार पड़ रहा तो वो कौन से रोग से बीमार पड़ रहा, अब उस रोग का उपचार कैसे किया जाएगा, है ना। जैसे भी कोरोना आया था तो कोरोना को ढूंढा गया, फिर उसके कारणों को जाना गया, फिर उसके उपचार को खोजा गया। तो ये सारी चीजें जो हैं वो मेडिकल साइंस में आती हैं। मेडिकल साइंस की कुछ उप शाखाएं हैं, जैसे फिजियोलॉजी, है ना, जिसमें शरीर के कार्यों का अध्ययन होता है, जैसे पैथोलॉजी, जिसमें रोगों का अध्ययन होता है ना। खून आप जाते हो ना, पैथोलॉजी पे जाकर देते हो, फिर वहां पर खून में टेस्ट किया जाता है कि भाई इसको कौन सा रोग है। चलिए नेक्स्ट है कंप्यूटर विज्ञान, है ना, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी, एल्गोरिदम और प्रोग्रामिंग का अध्ययन किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भी बड़ा फेमस है ना, मशीन लर्निंग, ये सारी चीजें जो है वो कंप्यूटर विज्ञान में पढ़ी जाती हैं। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान, है ना, यह मानव समाज और उसके व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करती है कि भाई मानव समाज में जो व्यक्ति रह रहा है और वो जिस प्रकार का व्यवहार करता है तो उस व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करती है। और सामाजिक विज्ञान में हम समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास, राजनीति, ये सारी चीजें जो है पढ़ते हैं। फिर आता है कृषि विज्ञान। कृषि विज्ञान के अंतर्गत हम कृषि, फसल उत्पादन, मृदा विज्ञान आदि का अध्ययन करते हैं, जिसमें खेती, जैविक खेती, उर्वरक, इन सारी चीजों की जो है वो चर्चा की जाती है। अब इनके अंतर्गत भी और बहुत सारी शाखाएं हैं, तो अभी मैं आपको पूरे एक एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो इसमें भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कृषि विज्ञान है तो मैं बताऊंगा कि भाई कृषि के अंतर्गत भी बहुत सारी शाखाएं हैं, है ना। जैसे सेरिकल्चर हो गया, है ना, या ऐसे विटिकल्चर हो गया, है ना। तो कृषि विज्ञान के अंतर्गत भी बहुत सारी शाखाएं हैं। तो ऐसे ही हम इन सारे टॉपिक पर जब चर्चा करेंगे तो इन टॉपिक के अंतर्गत आने वाली अन्य शाखाओं की भी हम बात करेंगे। सेरिकल्चर, विटिकल्चर, है ना, ये सारी चीजें हम देखेंगे कि आखिर में ये कौन सी कृषि से संबंध है, क्या इनका अर्थ है, क्या मतलब है। पहला टॉपिक जो है हमारा, है ना, जैसे हमने देखा ना यहाँ पर पहली शाखा हमारी कौन सी थी, भौतिकी। टोटल हमने 12 प्रमुख शाखाओं की बात की। अब हम इन 12 ही प्रमुख शाखाओं को एक एक करके पढ़ेंगे और इनके अंतर्गत आने वाली उप शाखाओं की भी बात करेंगे कि भाई भौतिकी के अंतर्गत और कौन कौन सी उप शाखाएं आती हैं, है ना। ये भौतिकी से हम शुरुआत करेंगे। पहले हम भौतिक शास्त्र को देखेंगे कि भाई भौतिक शास्त्र क्या है, इस भौतिक शास्त्र का परिचय क्या है, इस भौतिक शास्त्र की कौन कौन सी शाखाएं हैं, इस भौतिक शास्त्र में क्या अवधारणाएं हैं, भौतिक शास्त्र के कौन कौन से प्रमुख सिद्धांत हैं, भौतिक शास्त्र में क्या क्या पढ़ा जाता है, भौतिक शास्त्र के कौन कौन से प्रमुख सिद्धांत रहे, भौतिक शास्त्र में क्या क्या अनुप्रयोग हुए, भौतिक शास्त्र के कौन कौन से महान वैज्ञानिक रहे, ये सारा पढ़ेंगे। फिर भौतिक शास्त्र की वर्तमान चुनौतियां क्या है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे रसायन विज्ञान पर। तो इसी प्रकार से हम एक एक करते हुए इन 12 ही क्षेत्रों को पढ़ेंगे। जिन 12 ही विज्ञान के क्षेत्रों की जो मैंने बात की है ना, तो एक एक करके हम इन 12 ही क्षेत्रों को पढ़ेंगे और हमारा ये जो टॉपिक है ना, विज्ञान की शाखा होगा प्रारंभिक ज्ञान, ये उसके साथ कंप्लीट भी होगा। ठीक है, 2-3 क्लास लगेगी अच्छे से इसको कंप्लीट करने में। ठीक है स्टूडेंट, तो क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि अगली जो क्लास होगी उसमें टॉपिक जो लंबा चलेगा। आज की क्लास का जो है वो लगभग 50 मिनट के आसपास हो चुकी हैं, तो ज़्यादा बड़ी क्लास भी नहीं करते। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय, ऑल द बेस्ट। कोई भी डाउट हो तो मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।